नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज पाथ पर। हम यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं क्लास 10th की, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था एक्सरसाइज 8.1 का। अब हम आज एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, जिसमें कि क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है राइट ट्रायंगल, जिसमें कि राइट एंगल बी पर है, AB की वैल्यू 24 दी हुई है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, इधर की साइड बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिया, ABC राइट एंगल बी पर है तो बी को इधर लेंगे। बी की वैल्यू हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है, हाइपोटेन्यूज हमें दी नहीं हुई है। तो सबसे पहले किसी राइट ट्रायंगल की अगर दो साइड दी होती हैं तो सबसे पहले हमें ट्रिगोनोमेट्री में तीसरी साइड निकालनी है। तो तीसरी साइड कैसे निकलती है, मैंने बताया था बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें दे निकालनी है, परपेंडिकुलर हमें दे रखी है 24 का स्क्वायर प्लस बेस दे रखा है 7 का स्क्वायर। अच्छा, हम बेस को 24 और परपेंडिकुलर को 7 भी मान सकते हैं, तब तक हमें कुछ एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं पूछा हुआ है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 करेंगे तो 625 आएगा। एच इज इक्वल टू ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में 625, और 625 किसकी वैल्यू होती है 25 की। तो यहाँ से हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या निकल गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉमा कॉस सी। अच्छा, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालेंगे, हमने कल पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होती है ये साइन की, ये कॉस की और ये वाली टेन की, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। और साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। तो साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कोमा कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब यहां पर देखेंगे कि एंगल कौन सा दे रखा है ए, एंगल कौन सा दे रखा है ए। तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन, मैंने बताया था किसी भी एंगल के हिसाब से राइट ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर देखना है तो उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन 7, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही होती है। ये कितनी आ गई है हमारी 25 कोमा कॉस ए। अब यहां पर भी कौन सा एंगल है, ए एंगल है, ए के हिसाब से बेस कौन, मैंने बताया था कि जिस भी एंगल के हिसाब से राइट ट्रायंगल में अगर बेस देखना है तो हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जिस साइड पर एंगल टिका हुआ है, जिस साइड से एंगल लगा हुआ है, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई। और कौन सी साइड दूसरी से कौन सी से लगा हुआ है एंगल 24 से, तो वो जो लाइन हो जाएगी वो बेस हो जाएगी, वो जो साइड होगी। तो बेस कौन हो गया, किस पे टिका हुआ है ये वाला जो एंगल है, एंगल ए 24 पर हाइपोटेन्यूज के अलावा। तो वही जिस पर हाइपोटेन्यूज के अलावा जिस लाइन पर टिका हुआ है, जिस साइड पर टिका हुआ है, वो उसकी बेस हो जाती है। और हाइपोटेन्यूज तो सेम है ही दोनों का। आगे चलते हैं, साइन सी, साइन की वैल्यू क्या होती है P अपॉन एच और कोस की क्या होती है B अपॉन एच। एंगल ही तो बदला है तो साइन ही, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी कोस है। अब एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे। वैसे होता ये है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर 7 है ए के हिसाब से, तो वहां पे बेस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बेस 24 है तो वहां पे बेस वो ये वहां पे परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा। तो देखते हैं साइन सी, सी के हिसाब से क्या देखना है हमें, सी एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन,
एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन, जो उसके सामने होती है, एंगल के सामने वाली जो लाइन साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। कौन सी साइड सामने है, 24। सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन, 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 25 ही रहेगी। और cos सी, एंगल सी के हिसाब से बेस कौन, तो एंगल के हिसाब से बेस कौन सा होता है, जिस पर वो हाइपोटेन्यूज के अलावा टिका होता है। कौन सी है हाइपोटेन्यूज के अलावा जिस पे एंगल टिका हुआ है, एंगल लगा हुआ है जिससे, वो है BC यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज है 25। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन 1 हुआ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। देखते हैं फिगर 8.13 को। एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR। PQ की वैल्यू 12 है, PR की वैल्यू 13 है, QR की वैल्यू हमें दी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बताया था अगर कोई राइट ट्रायंगल है ट्रिगोनोमेट्री में और उसकी दूसरी लाइन की तीसरी साइड की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, तीसरी साइड निकालेंगे। तो तीसरी साइड कैसे निकलेगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें दे रखी है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और मैं आपको बता चुका हूं कि इन दोनों में से जब तक हमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम में किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हो। तो हमने परपेंडिकुलर मान लिया 12 को और हमने मान लिया बेस हमको निकालना है। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो 25 तक, आप 10th क्लास में आ गए हो, कम से कम 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। बी स्क्वायर 169, 144 इधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 169 में से 144 गए तो 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट में 25 इज इक्वल टू बी, और 25 किसका रूट होता है, 5 का, इज इक्वल टू बेस। यानी हमारे पास QR की वैल्यू आ गई जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। चलते हैं पंडित जी की तरफ। 10 की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन V। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन V यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से चलते हैं पंडित जी की साइड। कॉट आर की, यहाँ तो कॉट आर की वैल्यू है नहीं, पर मैंने बताया था, दूसरे पंडित जी ने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B अपॉन P। भाई 10 की वैल्यू P अपॉन V है तो कॉट 10 का उल्टा ही तो होता है, बताया तो था मैंने पिछली वीडियो में। तो क्या हो जाएगा कॉट का, B अपॉन P। तो P अपॉन B पर एंगल P के हिसाब से परपेंडिकुलर देखना है, एंगल P के हिसाब से परपेंडिकुलर, एंगल P ये रहा, यही तो एंगल P। एंगल P के हिसाब से परपेंडिकुलर भैया हमने बता रखा है कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है एंगल के हिसाब से, एंगल के सामने वाली साइड। एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, QR। P एंगल के सामने कौन है, QR ही तो है, तो QR क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। QR की लेंथ है 5। बेस कौन सा, ये भी बता रखा है कि किसी भी एंगल के हिसाब से बेस देखना है तो दो साइड्स पे टिका होता है कोई भी एंगल, एक PR पे टिका हुआ है, एक PQ पर। लेकिन PR तो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस को छोड़ के दूसरी साइड जिस पे एंगल टिका हुआ है वो बेस हो जाएगी, तो PQ क्या हो जाएगी, बेस। तो बेस हो गया 12 माइनस। अब देखते हैं कॉट R के हिसाब से, तो कॉट R कौन सा एंगल है, R एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होता है और बेस उससे जो टिका हुआ होता है हाइपोटेनियस के अलावा। तो बेस कितना हो जाएगा, जिसपे ये टिका है, हाइपोटेनियस के अलावा किस पे टिका है, QR पे। QR की लेंथ क्या है, 5 अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला होता है, R एंगल के सामने 12 है, तो R एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर 12 हो गया। P के हिसाब से परपेंडिकुलर 12 नहीं, P के हिसाब से परपेंडिकुलर 5 था, R के हिसाब से परपेंडिकुलर 12 हो गया। एंगलों के हिसाब से बदल जाते हैं बेस और परपेंडिकुलर।
5/12 में से 5/12 गए तो क्या बचा? अब अगर किसी भी नंबर से आप उसी नंबर को घटा दोगे, एक में से एक को घटा देते हो तो 0 आ जाता है, दो में से दो को घटाओगे 0 आ जाएगा। ठीक है, मेरे में से मुझे घटाओगे तो 0 बचेगा, खुद में से खुद को घटा दोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। लेकिन 5/12 में से 5/12 गया तो 0, उस नंबर में से उसी को हटा दिया। तो इस तरह से समाप्त हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बोला है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4 और पंडित जी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे पंडित जी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का वैल्यू क्या होती है? P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो P/H यानी पर किसी भी राइट ट्रायंगल दे रखा होगा तो उसका परपेंडिकुलर अगर 3 होगा तो हाइपोटेनियस उसकी 4 होगी। अच्छा जी, ठीक है, हमने ऐसा बना लिया, एक राइट ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो इस नाम दे दिया ABC, नाम दे दिया इसका। ठीक है, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 3 रखना है। ए के हिसाब से, ये ए है एंगल, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, तो क्या हो जाएगी? ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 3 रखना है, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 3 रखना है, और ए के हिसाब से हाइपोटेनियस 4 रखना है। ए के एंगल ए के हिसाब से हाइपोटेनियस 4 है, एंगल ए के हिसाब से हाइपोटेनियस क्या? हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस होती है, सबसे बड़ी वाली साइड जो टेढ़ी होती है वो हाइपोटेनियस, तो यहाँ हाइपोटेनियस तो बदलती नहीं है। ठीक है, मतलब अब हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए के हिसाब से और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है। फिर से आ गई साहब बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। h² इज इक्वल टू P² प्लस B², यही पढ़ते आ रहे हैं हम 3 क्वेश्चनों से। h दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 4 है, 4 का स्क्वायर इक्वल का इक्वल, P² का P² हमें दे रखा है, हाँ दे रखा है, उधर 3 है, बेस हमें निकालना है। मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम में किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो आप। तो 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस B²। 16 माइनस 9 हो जाएगा, ये इधर चला गया तो, और ये B²। 16 में से 9 गए तो 7 इज इक्वल टू B², ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट इज इक्वल टू B। √7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ऐसे ही लिख देंगे हम इसे √7। वैल्यू काय की निकालनी थी? cos A की। ठीक है भैया, पंडित जी के पास चलते हैं। क्या कह रहे हैं पंडित जी? पंडित जी बोल रहे हैं हर हर बोले। तो cos का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? ए के हिसाब से बेस क्या? ए के हिसाब से बेस कौन सा? हाइपोटेनियस साइड के अलावा जिस दूसरी साइड एंगल टिका होता है वो बेस होता है, इस पे टिका हुआ है ए बी पर। ए बी की वैल्यू हमने निकाली थी, हाँ जी निकाली थी, ये आ गई √7 अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारे पास, हाँ जी बिल्कुल दे रखी थी, क्वेश्चन में दे रखी है 4। ठीक है, अगला क्या है? tan a की वैल्यू निकालनी है, tan a की वैल्यू निकालनी है। फिर से चलते हैं पंडित जी के पास। क्या कह रहे हैं पंडित जी tan के लिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती है भैया किसी भी एंगल के सामने वाली साइड, तो ए के हिसाब से सामने वाली साइड 3 है, तो परपेंडिकुलर 3। और बेस क्या? सामने वाली साइड और हाइपोटेनियस को छोड़ के जो बचा वो बेस, कौन सी? ये वाली। और क्या है ये? √7। तो tan a की वैल्यू आ गई 3/√7। लेकिन हमने 9th क्लास में पढ़ा था फैक्टराइज करना, डेनोमिनेटर को कभी भी रूट में नहीं लेते, अगर डेनोमिनेटर रूट में आता है तो उसी रूट का
ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये हो गया 3√7। फैक्टराइज करना सीखा होगा ना, क्या करते थे, रूट में वैल्यू नहीं लेते, रूट में अगर वैल्यू आ जाती है तो उसी की वैल्यू का ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। 3 का √7 से मल्टीप्लाई किया तो 3√7, √7 का √7 से किया तो √7 का स्क्वायर बन जाता है, और √7 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो ये 3√7 अपॉन में 7। ठीक है जी, ये आ गई आपकी 10a की वैल्यू। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन 15a इज इक्वल टू 8। 15a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, तो cot a इज इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई से इधर गया तो डिवाइड में हो गया। ठीक है जी, cot a क्या होता है, पंडित जी से पूछते हैं, क्या है पंडित जी cot a? नहीं, cot a की वैल्यू पंडित जी के पास नहीं है, पर 10 की है, और cot a हमने बता रखा है कि 10 का उल्टा होता है, तो 10 की वैल्यू पंडित जी ने बताई p अपॉन b, तो cot की हो जाएगी b अपॉन p, यानी ये b अपॉन p। cot का उल्टा 10 ही है, 10 का उल्टा cot है, तो यानी एक राइट ट्रायंगल है जिसका बेस अगर 8 है तो परपेंडिकुलर 15 है। ठीक है, ये हो गया। इस वाले को अब हम एंगल ए मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ए के हिसाब से बेस 8 है, एंगल ए के हिसाब से बेस 8 किस पे टिका हुआ है एंगल, इस वाली लाइन पर, इस वाली साइड पे, तो बेस कितना है 8, और ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 15 है, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होता है, ये 15 है। हाइपोटेनियस ये वाली लाइन होती है जो टेढ़ी होती है, ये हमें दे नहीं रखी, निकाल देते हैं। पहुंच जाओ पाइथागोरस पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी साहब, वही तो निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम ने मूड खराब कर रखा है इतनी देर से, हर क्वेश्चन में आ जाती है। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर ये रहा 15, प्लस बेस क्या दे रखा है 8, बेस 8 दे रखा है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 22456798289। ठीक है, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 289, एच इज इक्वल टू ये स्क्वायर अंडर रूट में चला गया तो अंडर रूट 289 हो जाएगा। एच इज इक्वल टू 289 किसका स्क्वायर रूट 17 का, तो एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 17। ठीक है जी, एच की वैल्यू 17 आ गई। हमसे पूछा क्या क्या है, साइन ए की वैल्यू पूछी है। साइन ए क्या होता है, पंडित जी से पूछते हैं। साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन, जो एंगल ए के सामने है 15, हाइपोटेनियस कभी बदलती नहीं है तो 17। और क्या पूछा है, सेक ए पूछा है। सेक ए पंडित जी से पूछते हैं, सेक ए तो पंडित जी के पास है नहीं, लेकिन कॉस है। कॉस का क्या है बी अपॉन एच, और सेक उसका उल्टा होता है तो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू कभी बदलती नहीं है, एच तो एक ही होती है, वो 17 है। बेस क्या है, ए के हिसाब से बेस कौन सा, हाइपोटेनियस के अलावा जिस एंगल पे टिका, जिस साइड पे टिका होता है एंगल, वो बेस होती है। किस साइड पे टिका है हाइपोटेनियस के अलावा, इस वाली पे। इसकी लेंथ क्या है 8, तो बेस 8 हो गई। साइन ए और सेक ए की वैल्यू आ गई। इसी हिसाब से क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बोला है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है जी, sec थीटा, ठीक है, एंगल ये डरने की बात नहीं है, जैसे अभी ए था ऐसे ही थीटा है, कुछ नहीं है। इज इक्वल टू 13/12, sec थीटा की वैल्यू 13/12 दे रखी है। तो पंडित जी के पास चलते हैं, क्या बोल रहे हैं sec के बारे में पंडित जी, b अपॉन एच तो cos का होता है, लेकिन cos sec का उल्टा होता है, तो h अपॉन b हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने h अपॉन
बी, यानी एक राइट ट्रायंगल है, यानी एक राइट ट्रायंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज अगर 13 है, हाइपोटेन्यूज अगर 13 है तो बेस उसकी 12 हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज अगर 13 है तो उसका बेस, अगर इसको हम थीटा मान लें, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के हिसाब से बेस कौन सा, 12 है। थीटा के हिसाब से बेस कौन सा, जिसपे वो हाइपोटेन्यूज के अलावा टिका हुआ है, टिका किस पर है, इस वाली साइड पर, तो ये बेस हो जाएगा 12 और ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी थीटा के हिसाब से, क्योंकि एंगल के सामने वाली लाइन, सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकालेंगे परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर निकालेंगे जी, निकाल देते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, निकालना है। बेस क्या है, 12 का स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये 144 उधर से इधर आ गई तो माइनस का हो जाएगी, उधर प्लस की है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 169 में से 144 गए तो 25 बचा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है वो इधर आ जाएगा तो अंडर रूट में बन जाएगा, और जब ये अंडर रूट में बन गया तो ये 5 हो गया, इज इक्वल टू पी। अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 ही तो होती है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी कहाँ ठीक है, अभी तो और भी कुछ निकालना है इसमें। तो p की वैल्यू हमारी 5 आ गई, तो ये क्या आ गई हमारी 5। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सेक थीटा को छोड़ के जितने बचे बाकी के निकालने हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सेक थीटा के अलावा कौन कौन से हैं, सेक थीटा के अलावा हैं, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा होता है, वो तो दे ही रखा है हमें, वो निकालना नहीं है, और छठा होता है कॉट थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा के पास पंडित जी क्या कह रहे हैं, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। यहाँ एक ही एंगल है थीटा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाला 5, एच तो एक होता ही है 13। कोस थीटा क्या होता है पंडित जी, बी अपॉन एच होता है। बेस क्या है, थीटा के हिसाब से बेस 12 और हाइपोटेन्यूज 13। टेन थीटा के बारे में पंडित जी क्या कह रहे हैं, पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर 5 और थीटा के हिसाब से बेस कौन सा 12। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, वो पी अपॉन एच है, तो ये एच अपॉन पी हो जाएगा। वो 5 अपॉन 13 है तो ये 13 अपॉन 5 हो जाएगा। कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, वो पी अपॉन बी है, तो ये बी अपॉन पी हो जाएगा। वहां पर 5/12 है, यहाँ पे 12/5 हो जाएगा। तो बाकी के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। इसी तरह क्वेश्चन 5 खत्म होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ठीक है, cos A is equal to दिया हुआ है cos B, और बोला गया है कि एंगल A और एंगल B आर एक्यूट एंगल, ये तो होना ही है। जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री में एक राइट ट्रायंगल होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। अच्छा, यहाँ पर भी हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उसने बोला है ए और बी एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, 90 से छोटे, लेकिन जो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, इसलिए हमने इसको सी मान लिया है। ठीक है, और बोला है एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से छोटे हैं। वो तो होना ही था क्योंकि एक ट्रायंगल के एंगलों का सम होता है 180, तो ये तो 90 पहले से ही हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए, तो ये 90 से छोटे ही होंगे दोनों, तभी तो ट्रायंगल बनेंगे। अच्छा, ए और बी यहाँ पर एक्यूट एंगल है। अब बोला है कि ये शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है अगर cos A इज इक्वल टू cos B होगा। तो जब भी हमें किसी राइट ट्रायंगल के
दोनों एंगल 90 डिग्री को छोड़ के दोनों एंगल अगर इक्वल प्रूव करने हैं तो इसका मतलब है कि हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों को इक्वल बता देना है। ये एक प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल की कि अगर परपेंडिकुलर और बेस अगर इक्वल हैं तो दोनों जो एंगल होंगे 90 डिग्री को छोड़ के जो दोनों एंगल होते हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। या फिर अगर दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में बराबर होती हैं। तो अगर हमें ये शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा तो सबसे पहले हमें शो करना होगा कि AC और CB आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें, cos A इज इक्वल टू cos B। cos की वैल्यू क्या होती है, पंडित जी क्या कह रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ भी cos है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होगी वैल्यू। लेकिन A के हिसाब से बेस कौन है, ए के हिसाब से बेस कौन सा है, ये एंगल ए है, इसके हिसाब से बेस कौन है जिसपे वो टिका हुआ है, टिका दो साइड पर है, एक ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये बेस हो गई। तो ए सी क्या हो गई, एंगल ए के हिसाब से बेस हो गई ए सी, और हाइपोटेन्यूस तो है ही ए बी, हाइपोटेन्यूस हो गई ए बी इज इक्वल टू कॉस बी। बी के हिसाब से बेस क्या है, बी के हिसाब से बेस जिसपे वो टिका हुआ है, किस पे टिका हुआ है, बी सी पर टिका, इस पर भी है लेकिन वो हाइपोटेन्यूस है, इस पे टिका हुआ है बी सी, तो ये बेस हो गई बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी, सॉरी हाइपोटेन्यूस ए बी है, हाइपोटेन्यूस ए बी है, तो ये वाली ए बी से ये वाला ए बी कैंसिल हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। यही तो हमें प्रूफ करना था कि अगर ये दोनों लाइन आपस में बराबर हो जाती हैं तो ये जो एंगल्स हैं वो आपस में खुद से ही स्वयं ही आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया, तो हेंस इफ perpendicular and base of any right triangle are equal, then it means two acute angles जो एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, two acute angles are also equal, तो कितना हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, और अभी आपसे कोई पूछ ले कि एंगल A और एंगल B की, कभी कभी एंगल A और एंगल B की वैल्यू पूछ ले, वैसे है नहीं इसमें लेकिन पूछ भी लेता है, तो ये तो 90 है, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल A और एंगल B का 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 90 है और ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो बाकी दोनों बचे वो भी 90 होंगे, और ये दोनों अगर बराबर हैं तो कितने कितने का, एंगल A भी 45 डिग्री का हो जाएगा और एंगल B भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ये वैसे है नहीं पर बता दे रहा हूँ कि अगर पूछ भी लेता है कि ऐसे अगर cos A इज इक्वल टू cos B दे रखी है तो एंगल A और एंगल B की वैल्यू क्या होगी, तो 45 हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं और दोनों 90 डिग्री का सम होता है दोनों का, तो 45 ही तो बट में आएगा दोनों के अगर बराबर आएगा तो इसी तरह से हुआ क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोला गया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 7/8, एवेल्युएट करना है, मतलब इनकी वैल्यूज निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर दूसरा दे रखा है पार्ट cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो दे क्या रखा है हमें, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहले राइट ट्रायंगल बना लेते हैं हम, यहाँ पर एंगल थीटा है ये, कॉट की पंडित जी क्या कह रहे हैं कॉट के बारे में, कॉट के बारे में पंडित जी कुछ नहीं कहते, टेन के बारे में बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन का है और टेन जो है वो कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो बेस क्या है 7, तो थीटा के हिसाब से देखना है ना, थीटा के हिसाब से बेस 7, थीटा के हिसाब से बेस कौन सा, इस वाले एंगल के हिसाब से जिसपे वो टिका हुआ है, ये 7 हो जाएगा। परपेंडिकुलर 8, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर 8, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी, जिस जो है उसके सामने वाली साइड है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने है ये वाली साइड, तो ये हो जाएगी 8। ठीक है जी। निकालना क्या है हमें, हाइपोटेन्यूस निकालना है, अभी हाइपोटेन्यूस दे नहीं रखा है। दोबारा से आ गए भैया पाइथागोरस जी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर किसी ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ट्रिगोनोमेट्री की, तो पहले उसको देख लें, तभी जाके ये समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा यहाँ से। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच निकालना है, पी क्या है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बेस 7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 4 13, 1 कैरी 6 4 10 1 1 1, एच इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर चला गया तो अंडर रूट में 113 हो जाएगा। 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 113 ही आएगी अंडर रूट में। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, हम निकालना क्या है हमें, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, यही तो निकालना है, ये अलग। ठीक है, तो ये अगर हम इसे a मान लें और इसे b मान लें, इसे हम यहाँ पर a मान लें, इसे हम यहाँ पर b मान लें, तो ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था 9th क्लास में हमने, a प्लस वी और a माइनस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी, पढ़ा था जी, बिल्कुल पढ़ा था। कहाँ पर है फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा अगर कोई फॉर्मूला होता था तो हम करते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर, b की वैल्यू साइन थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व। ऐसे ही नीचे सेम, ये a मान लो, इसे b मान लेते हैं, अगर इसे a मान लें इसे b मान लें तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 माइनस बी की वैल्यू कोस थीटा, इस सारे की जगह पर सिर्फ ये आ गया कोस थीटा का स्क्वायर। अच्छा, अब इसे करेंगे 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन 1 का स्क्वायर 1, कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पंडित जी बता रहे हैं पी अपॉन एच होती है, और पी क्या है 8, और एच क्या है अभी निकाला था हमने अंडर रूट में 113, अंडर रूट में 113, और इसका क्या हो रहा है पूरे का स्क्वायर अपॉन में, फिर नीचे 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, पंडित जी बता रहे हैं बी अपॉन एच, और यहाँ पर बेस क्या है 7 और एच क्या है अंडर रूट का 113, इसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर। ठीक है जी, आगे चले, इस वाले डायग्राम को मैं इधर बना देता हूं। थीटा, और ये कितना दे रखा था, परपेंडिकुलर 8 और बेस दे रखा था 7, और ये निकल के आ गया अंडर रूट 113। ठीक है, अब इधर आगे चलते हैं, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो रहा है तो 64 अपॉन ये अंडर रूट 113 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो सिर्फ 113 बच जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, अपॉन में अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, यहाँ पे भी 113 बच जाएगा। ठीक है, इनका अब क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का,
फ्रैक्शन करेंगे 113 आएगा, 1 के टेबल में 113 बार, तो 1 से 113 का इंटू करेंगे तो 113 माइनस 64। ऐसे ही इनका फ्रैक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 113 आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 113 माइनस 49। सिक्स क्लास का है ये, तो आपको आता ही होगा यार। 113 से ये वाला 113 कैंसल, 113 से 64 गया तो कितना बचा, 49 अपॉन में 113 से 49 गया तो 64। ये हो गया आपका आंसर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अभी बचा है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं इधर। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कोट थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 7/8, और कोट स्क्वायर की निकालनी है तो इसका स्क्वायर कर दो। ये भी कितना आ जाएगा, सेम 49/64। ये छोटा सा था। तो ये हो गए इसके दोनों पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दिया हुआ है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पहले दिया हुआ है इसमें 3 cot a, 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से cot a की वैल्यू आ गई 4/3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। और पंडित जी कोट ए के बारे में क्या कह रहे हैं, कोट के बारे में कुछ नहीं बोलते, टेन के बारे में बोलते हैं P/V। और कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, B/P। कोट टेन का होता है P/V, तो कोट का हो जाएगा B/P। यानी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ए एंगल है कोई, इस एंगल को हमने ए मान लिया। इसके हिसाब से बेस जो है वो 4 है, एंगल ए के हिसाब से बेस ये हो गया 4, और परपेंडिकुलर 3 है, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, तो ये 3 हो गई। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो वही यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमें निकालनी है, पी क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है 4 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एच इज इक्वल टू ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और एच की वैल्यू आ गई 5, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारी हाइपोटेन्यूस 5 आ गई है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये चेक करना है कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा इधर की साइड रखते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन चलेगा एक। तो इनकी वैल्यूज रखते हैं हम। 1 की वैल्यू 1 है, 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इधर 3, और बेस क्या है 4, तो 3/4, और स्क्वायर हो रहा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, वही 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा। अभी निकालिए वैल्यू, इधर माइनस है इधर प्लस है बस। कॉस स्क्वायर है, पंडित जी क्या कह रहे हैं कॉस के बारे में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस है 5। बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस है 5, इसका स्क्वायर माइनस। साइन के बारे में पंडित जी कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16, और ये 1 प्लस 9/16। थोड़ा छोटा लिख लेते हैं वरना आएगा नहीं क्वेश्चन इसमें। 1 माइनस ये हो जाएगा 3/,
क्या होता था, बी पी अपॉन वी है ना, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच। तो क्या आ गया था, 4/5 का स्क्वायर आ गया था, और ये आ गया था 3/5 का स्क्वायर। 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर 9/16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 25 और 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 25। इन दोनों का फ्रैक्शन करेंगे तो ये 16 - 9 आ जाएगा, और ये 16 + 9 आ जाएगा अपॉन में 16 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 25, 16 में से 9 गए तो 16 - 9 हो जाएगा ये। ठीक है जी। अब इधर चलते हैं, थोड़ा बड़ा है। ये 16 से ये 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 7, और 16 + 9 करेंगे तो कितना बचेगा, 25 इज इक्वल टू, इधर की साइड क्या है, 16 में से 9 गए तो 7, और इधर क्या बचा, ये 25। तो हाँ, ये दोनों बराबर हैं, तो ये लिखेंगे यस दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल्ड है बी पर। इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3। tan के बारे में क्या कहते हैं पंडित जी, कहते हैं P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a के हिसाब से, a एंगल ये वाला है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर 1 है, तो a के हिसाब से परपेंडिकुलर 1 यानी इसके a के सामने वाली लाइन 1, और b क्या है, √3, और बेस क्या है, √3। हमें हाइपोटेनियस नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। h² इज इक्वल टू p² + b²। h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 1, और बेस क्या है √3 का स्क्वायर। h² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। h² इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू √4, और h √4 की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है जी, हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया 2। अब हमें वैल्यूज निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो साइन ए, साइन की वैल्यू पंडित जी बोलते हैं P/H। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस तो 2 रहेगी ही। कॉस सी, कॉस के बारे में कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन सी के हिसाब से देखनी है, तो सी के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनियस देखना है। सी के हिसाब से बेस कौन सा, जिसपे एंगल सी टिका हुआ है 1, तो बेस हो गया 1, और हाइपोटेनियस तो 2 है ही है, प्लस कॉस ए, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए के हिसाब से बेस कौन, ए के हिसाब से बेस कौन जिसपे ए टिका हुआ है, √3 अपॉन हाइपोटेनियस तो 2 दे ही रखी है, इनटू साइन सी, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन, जो सामने वाला है उसका √3 अपॉन में हाइपोटेनियस 2 दे ही रखी है, तो ये 1/2 2 जा 4, प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और 2 का 2 से करोगे तो 4, 3 और 1 4 हो जाएंगे, और ये भी 4 इज इक्वल टू 1, 4 से 4 1 टाइम कैंसल हो गया। तो ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। अब आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है,
बोल रहा है cos A cos C, cos A cos C प्लस sin A sin C, sin A sin C। तो देखो cos A की वैल्यू हमारी ये आ गई थी √3/2 इंटू cos C की वैल्यू आई थी 1/2 प्लस sin ये माइनस होगा शायद इसमें, हाँ ये माइनस है, ये जो है ये माइनस है, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या आई थी 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3, 2 2 जा 4, माइनस √3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3/2 2 जा 4। और जब एक नंबर में से उसी नंबर को माइनस करते हैं तो क्या बचता है 0। जैसे इंसान खुद में से खुद को हटा देता है तो कुछ नहीं बचता ना, ऐसे ही एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस कर देते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, राख रह जाती है, और यहाँ पर राख का मतलब है 0। ठीक है, तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन 9 समाप्त हुआ ट्रिगोनोमेट्री का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद एक क्वेश्चन और है ट्रू फॉल्स। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P और tan P। इनकी वैल्यूज आपको बतानी है। दिया हुआ है एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल है Q पर, और PR प्लस QR की वैल्यू जो है वो 25 दे रखी है, और PQ की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग नहीं दे रखी है, बोला है इन दोनों को जोड़ के 25 आ रहा है, ठीक है। और साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, हम किसी एक को x मान लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया कि क्यू आर को x मान लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और यहां पर हमने क्यू आर को x मान लिया है, क्यू आर को क्या मान लिया है हमने, x सेंटीमीटर मान लिया है। तो हमें दिया गया था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पी आर क्यू आर को हमने x मान लिया तो क्यू आर की जगह x रख देंगे, और ये 25 दे रखी है, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू 25, और ये x उधर चला गया तो x आ गया। यहाँ से हमें पी आर की वैल्यू पता चल गई, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू पता चल गई, यहाँ से पी क्यू की वैल्यू पता चल गई। लेकिन ये x के टर्म में पता चली है हमें, तो इसको जब x के टर्म से हटाना हो तो x के टर्म से इसे कैसे हटाएंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h क्या है हमारे पास, पी आर की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस एक्स, और उसका स्क्वायर हो रहा है। p क्या है, परपेंडिकुलर 5 आना है हमने तो 5 का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है x माना है हमने तो x का स्क्वायर, बेस ये है परपेंडिकुलर ये है, तो ये है a माइनस वी का होल स्क्वायर, जो होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6th-7th क्लास में पढ़ते आए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह x है तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 25a इंटू बी एक्स, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स करेंगे तो 50x आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अगर ये भी खोलना नहीं आता है आपको, 10th क्लास में आ गए हो तो पहले 6th 7th 8th क्लास की मैथ्स पढ़ो, 25 माइनस एक्स को खोलने पर ये आता है, इसके लिए 6th 7th 8th
मैथ पढ़ना आपको जरूरी है अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाले एक्स स्क्वायर से ये वाली एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गई, बचा क्या यहाँ पर माइनस का 50x इज इक्वल टू 25, ये 6 टू 5 उधर गया तो माइनस का 6 टू 5, माइनस का 50x इज इक्वल टू 25 में से 625 गए तो माइनस का 600 बचा। ठीक है जी, तो x बराबर माइनस का 600 अपॉन माइनस का 50, ये यहाँ पर इंटू में उधर जाके डिवाइड में हो जाए, माइनस से माइनस कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो गई, 5 से 60 गया कितनी बार 12 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12, यानी क्यू आर की वैल्यू क्या दे रखी थी, क्यू आर की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है x, और x की वैल्यू क्या आ गई 12, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 12, यानी ये x की जगह क्यू आर है, क्यू आर की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, अच्छा पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स, और 25 माइनस एक्स है तो 25 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई थी 12, 25 में से 12 गए तो कितना बचा 13, तो 25 में से 12 गए तो 13 बचा, तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13, ये भी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। अब हमारे पास तीनों साइड निकल आई, इतना करने के बाद क्या किया था, पी क्यू क्यू आर की वैल्यू वो एक्स माना था, तो पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स हो जाएगी उधर जाके, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वहां से एक्स बराबर 12 आ गई। हमने यहाँ पे ये देखा एक 6 7 8 की आइडेंटिटीज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलना आप 6 7 8 क्लास की मैथ पढ़ के आइए, तब आप 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना। ठीक है, और वैसे अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो बता देता हूं मैं क्या होता है, अगर कोई भूल रहा है बच्चा, अगर पढ़ा नहीं है तो पहले पढ़ के आओ, और फिर भी पढ़ा है और भूल रहा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर कोई भूल रहा है तो ये होता है। तो इसमें ए की जगह हमने 25 माना था और बी की जगह हमने एक्स है, तो इसके हिसाब से ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स करने पे 50x आ गया था। इस आइडेंटिटी से, इस फॉर्मूले से हमने ये खोल के निकाला है। फिर x की वैल्यू 12 आ गई तो क्यू आर एक्स था, तो x की वैल्यू 12 यानी क्यू आर की वैल्यू 12, पी आर क्या था 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स की जगह 12 था, 25 में से 12 गए तो 13, पी आर की वैल्यू 13 आ गई। अब हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, साइन पी, टेन पी और क्या है कोस पी, साइन पी कोस पी और टेन पी। अच्छा जी ठीक है, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, अब बार बार उधर नहीं देखेंगे, अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इतने में तो सीख जाना चाहिए। और टेन पी क्या होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन एच बी अपॉन एच पी अपॉन बी, तो साइन पी, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन 12 अपॉन हाइपोटेनियस तो 13 ही है, कॉस पी, पी के हिसाब से बेस कौन जिसपे वो टिका हुआ है हाइपोटेनियस के अलावा 5 पे टिका हुआ है, 5 अपॉन हाइपोटेनियस 13, टेन पी, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाला 12 और बेस जिसपे वो टिका हुआ है 5, ये आ गई साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज। इसी के साथ खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। चलिए ट्रू फॉल्स भी करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर 11। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, ट्रू और फॉल्स है। तो इसमें कुछ दिया हुआ है, 5 ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। तो पहला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10 ए की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा 1 से कम आएगी। देखते हैं 10 क्या होता है पी अपॉन बी होता है, और अगर परपेंडिकुलर 2 है और बेस 1 है किसी का तो परपेंडिक क्या आ जाएगी 10 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये फॉल्स है। ऐसा नहीं होगा कि 10 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी, 1 से बड़ी भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। आगे चलते हैं, sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, क्या ऐसा हो सकता है कभी। तो देखते हैं sec क्या होता है cos का उल्टा, cos क्या होता है b अपॉन h, तो ये हो जाएगा h अपॉन b, यहाँ पे हाइपोटेनियस 12 है और बेस 5 है, यानी हाइपोटेनियस जो है वो बेस से
बड़ा है, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है किसी ट्रायंगल की, राइट ट्रायंगल की, तो ऐसा पॉसिबल है, तो इसलिए ये ट्रू है। cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A, नहीं, cos A जो होता है, cos A का पूरा नाम होता है कोसाइन, कोसाइन A, और कोसेकेंट जो होता है, कोसेकेंट जो इसमें दिया हुआ है वो कोसेक के लिए लगाया जाता है, कोसेकेंट ए जो है वो कोसेक ए के लिए लगाया जाता है, तो कोस ए इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द, ये कोसेकेंट नहीं आएगा, ये कोसाइन आएगा, ये कोसाइन के लिए यूज होता है, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, कोट ए जो है क्या ये प्रोडक्ट होता है कोट ए का, नहीं जी, ये एंगल दर्शाता है बस कि ये जो एंगल है, ए जो है वो एंगल है, ये इसमें ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्या ऐसा पॉसिबल है? साइन क्या होता है? P/H, ऐसा एक ट्रायंगल जिसमें परपेंडिकुलर 4 हो और हाइपोटेनियस जो है वो कितनी हो? 3, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी की हाइपोटेनियस 3 हो और परपेंडिकुलर 4? नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है, लेकिन यहाँ तो परपेंडिकुलर हो गई, तो ये वाला भी फॉल्स हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर या बेस कभी भी हाइपोटेनियस से बड़ा हो, तो यहाँ पर P 4 दे रखी है और H 3 दे रखी है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इससे पहले वाली जो वीडियो है, जो एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन हमने कराया है, उसको देखना, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर पाओगे।